गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी का जो अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, ठीक है। अब ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे लिखा हो संशोधित, संशोधित। वैसे ये अपडेट नया नहीं है, ठीक है, वैसे ये अपडेट नया नहीं है, लेकिन चूंकि वेबसाइट पे यही जानकारी थी, वेबसाइट पे अभी का लेटेस्ट जो जानकारी है अभी यही है, तो इसलिए मैं यही पीडीएफ आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी, सारी जानकारी, जैसे देखिए सबसे प्रस्तावना है, लक्ष्य है, योजना किसके लिए है, ठीक है, उसके नीचे जो है प्रक्रिया क्या है आवेदन करने की, ठीक है, उसके नीचे का देखिए आवश्यक कागजात क्या हैं, क्या क्या मतलब चाहिए, स्वीकृति की प्रक्रिया क्या है, मतलब ये नहीं आवेदन कर दिए तो उसका स्वीकृत कैसे होगा, ठीक है। इसके बाद से इसके नीचे देखिए क्या क्या है, ऋण हेतु अधिकतम राशि कितना है, राशि का हस्तांतरण कैसे किया जाएगा, ऋण राशि का असली किस्तों में भुगतान, अगली किस्तों का भुगतान कैसे है, ऋण वापसी का प्रक्रिया क्या है, राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना, योजना का प्रचार प्रसार, योजना के अनुसरण की व्यवस्था, मतलब इसमें आपको A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में दिया गया, ठीक है। पूर्व से प्राप्त आवेदन पत्रों का मतलब सारी जानकारी, ठीक है। कौन कौन से कोर्स इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से शहर में कितना कितना का राशि मिलना है, ठीक है। ये देखिए कौन सा कोर्स है, छात्रावास के लिए कितना है, मतलब सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो वीडियो का अंत तक बन रहे, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि सारी जानकारी देना है, हाँ, लेकिन सारी जानकारी का मतलब ये नहीं कि वीडियो में 1 घंटे का कर दूंगा, वीडियो में वही जानकारी दूंगा जो जिस जानकारी को जानने से आपका काम हो जाए, ठीक है। फालतू का जानकारी नहीं दूंगा, इसमें बहुत सारा ऐसा जानकारी दिया है जिसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको वही जानकारी दूंगा जिसका आपको डायरेक्ट मतलब है, ठीक है। सबसे पहले प्रस्तावना में देख लीजिए क्या है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का सबसे पहले प्रस्तावना में देख लीजिए क्या है कि जो ये रेशियो बता रखा है कि नेशनल रेशियो इतना है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने बिहार का रेशियो इतना है, मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, और राष्ट्र का ये है, तो ये सही बोलो तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 14.3 है बिहार का और राष्ट्रीय स्तर है 24, तो यही कि हम लोग का लक्ष्य इसको बढ़ाने का है, ठीक है। अब योजना का लक्ष्य देखिए क्या है, इस योजना का लक्ष्य आवश्यकता के अनुसार लचीला होगा। जितने पात्र विद्यार्थी इस योजना का लाभ हेतु इच्छुक होंगे उतने विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 18-19 में 50,000, वित्तीय वर्ष 19-20 में 75,000, वित्तीय वर्ष 20-21 में 1,00,000 अनुमानित विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने का प्रारंभिक अनुमान है, ठीक है। तो ये शुरू में अनुमान लगाया गया है, मतलब चूंकि पीडीएफ में बोल ही रहा हूँ पुराना है लेकिन वेबसाइट पे यही था इसलिए लेटेस्ट पीडीएफ मतलब यही है, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया गया, मतलब लक्ष्य यही रखा गया है। पात्रता कौन कौन, मतलब कौन कौन इसके लिए स्कीम के लिए एलिजिबल है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ कौन कौन ले सकता है ये जान लीजिए पहले आप, ठीक है। और इसमें इस योजना के तहत बिहार राज्य के निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य एवं सीमावर्ती राज्यों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु ऋण के लिए इच्छुक हों, उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए अनिवार्य है कि देखिए जो छात्राएं बिहार से या बिहार के सीमावर्ती राज्य से, ठीक है, सीमावर्ती राज्य का मतलब समझ रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मतलब जिनका सीमा इनसे लगता है, ठीक है, अगल बगल के जो राज्य हैं, ठीक है, इनसे आप अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कंडीशन है कि आप बिहार के डोमिसाइल होने चाहिए, आप बिहार के, चूंकि आप स्कीम का नाम ही है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो बिहार के ही होने चाहिए, कंपलसरी है। बिहार द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य या केंद्र सरकार या संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया गया हो या नामांकन के लिए चयनित हो, मतलब या तो आप बिहार में पढ़ रहे हो या फिर बिहार के बाहर कहीं पढ़ रहे हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको इस मतलब इस स्कीम के तहत आपको लोन मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या क्या है कि मान्यता प्राप्त शिक्षण, मतलब केंद्र सरकार या राज्य, अन्य राज्य से, बिहार से मान्यता प्राप्त शिक्षण हो, ठीक है, मतलब ऐसे कोई फर्जी में आपको लोन नहीं दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए है ये, ठीक बात है। इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों में 12वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा बिहार राज्य के सीमावर्ती जिलों के सीमावर्ती प्रखंडों के सीमावर्ती राज्य तथा झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के विद्यालयों या बोर्ड से 10वीं-12वीं उत्तीर्ण बिहार राज्य के मूल निवासी, ये कुल मिला के स्कीम समझाया गया। जो कि आप जानते हैं कि हायर स्टडीज़ का मतलब ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मतलब है कि 12th के बाद की बात है, ठीक है। हॉस्टल में रहने के लिए भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी, यही बात इसमें लिखा गया पॉइंट नंबर 4 में कि हॉस्टल में रहने की राशि उपलब्ध भी कराई जाएगी लोन के रूप में जो भी है। इस योजना का लाभ अगर आपको प्राप्त करना है तो आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात लिखा गया है इसमें, ठीक है। और इस और बात लिखा गया स्नातकोत्तर स्तर के वैसे निर्धारित पाठ्यक्रम जिनमें नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष है,
मतलब 25 वर्ष है 12th पास के लिए, और ग्रेजुएट पास के लिए 12th पास के लिए 25 है और ग्रेजुएट पास के लिए 30 है। मतलब आप कोई पीजी करना चाहते हैं कहीं से, जैसे पीजीडीएम हो गया, एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, जो भी कोर्सेज हो, कोर्सेज नीचे में लिखा गया, मैं आपको कोर्सेज के नाम भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए 30 वर्ष निर्धारित किया गया। वही बात यहाँ पे फिर लिखा गया है कि कौन कौन सा सिलेबस है इसमें। देखिए, लाभार्थियों द्वारा पढ़ाई को किसी भी कारण से बीच में छोड़ने पर ऋण की शेष राशि संस्थान या विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अर्थात इस योजना के तहत विद्यार्थी को शिक्षा ऋण की अगली किस्त उनके संबंधित संस्थान पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहने की स्थिति में ही उपलब्ध कराई जाएगी। आप गए, आप मान लीजिए आप बोल के गए कि मैं 4 साल बीटेक करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप चले गए यहाँ से वेलोर बीटेक करने, पहली साल आपने बीटेक करी, दूसरी साल करी, तीसरे साल आपने छोड़ दिया, कॉलेज नहीं पढ़ेंगे, तो आपको तीसरा चौथा किस्त नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कॉलेज को ही पैसा देते हैं वो, ठीक है। आपके थ्रू देते हैं लेकिन वो कॉलेज को पैसा पे करते हैं, तो आपका तीसरा और चौथा ईयर का फी नहीं मिलेगा लोन के रूप में, ठीक है। प्रक्रिया क्या क्या है, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल जो है यहीं से आपको आवेदन करना है, ठीक है। आपको ओटीपी आएगा, जो इनका वेब पेज है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब यही लिखा गया कि पीडीएफ पढ़ के आप सारी जानकारी ले सकते हैं और डायरेक्ट आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करने में जो जो आपका डॉक्यूमेंट्स में आएगा वो आपको नीचे दिखा दूंगा क्या क्या है। वैसे यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ आवश्यक कागजात क्या क्या है। मतलब आप जो अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार कार्ड, +2 का सर्टिफिकेट या फिर पॉलिटेक्निक है तो उसका सर्टिफिकेट, अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मतलब सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए, ठीक है। अगर छात्रवृत्ति प्राप्त किए हैं तो उसका कागज चाहिए, निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र इत्यादि, जो भी मतलब आपसे मांगेगा, जो भी आपके पास है, मतलब इसके लिए एलिजिबल है वो आप दे दीजिए। आवेदक के बैंक पासबुक की छाया प्रति, मतलब आपका बैंक पासबुक का फोटो कॉपी चाहिए, मतलब जिसमें शाखा का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड अंकित हो। मतलब जो बैंक पासबुक का जो फर्स्ट पेज है जिसपे, उस पर आप शाखा का नाम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक का मान लीजिए हैदराबाद मेन ब्रांच हो गया, जैसे मान लीजिए दिल्ली का हो गया, करोल बाग ब्रांच हो गया, एक मैं बता रहा हूँ ऐसे। खाता संख्या होना चाहिए और आईएफएससी कोड, हर बैंक का अलग अलग आईएफएससी कोड होता है, ठीक है। तो आईएफएससी कोड होना चाहिए। संस्थान में नामांकन का प्रमाण पत्र जिसमें पाठ्यक्रम अवधि अंकित हो, ठीक है। मतलब नामांकन का प्रमाण पत्र मतलब एडमिशन लेने वाला प्रमाण पत्र, और इसमें पाठ्यक्रम की अवधि अस्तित्व की, मतलब 5 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, 3 साल का, जो भी है। संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी, चूँकि आप एडमिशन लेंगे तो आप जानकारी देंगे आपको इतना फ़ी लगना है 4 साल में, उसकी जानकारी भी देना है, ठीक है। माता पिता का भी जानकारी देना है, ठीक है। रक्त संबंधी, मतलब जो भी ब्लड रिलेशन में आते हैं उनका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र कि आप कहाँ के हैं, मतलब बिहार के हैं तो बिहार के किस जिले के हैं, अरवल के हैं, भभुआ के हैं, औरंगाबाद के हैं, किशनगंज के हैं, गोपालगंज के हैं, जो भी है। ये सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रवेश द्वार के समीप स्थापित मे आई हेल्प यू काउंटर पर आवेदक को आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान किया जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको बता देता हूँ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए कि सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रवेश द्वार के समीप स्थापित मे आई हेल्प यू काउंटर पर आवेदक को आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा उनकी सामान्य परीक्षा का समाधान किया जाएगा। आवेदक अपनी परीक्षा का समाधान मुख्यालय स्तर पर स्थापित कॉल सेंटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जाना है समाहरणालय जिसको बोलते हैं, या फिर सभी जिला निबंधन, जिला रजिस्ट्री ऑफिस है, सभी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्री ऑफिस होता है, वहाँ जाके आपको विस्तृत जानकारी वहाँ ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ भी करने के पहले उसका डिटेल्स जानकारी, वैसे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन आप बात कर लेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे जो आपको इन्फॉर्मेशन में फेस टू फेस नहीं मिल रहा है, तो आप फेस टू फेस जो आपका नोडल पर्सन है, जो नोडल आपका अथॉरिटी है, वहाँ आप बात कर लेंगे फेस टू फेस, तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए बेटर होता है ये, ठीक है। आप संतुष्ट हो जाएंगे बात करके। वैसे मैं जो इसमें जानकारी दे रहा हूँ वो अपने मन से तो नहीं दे रहा हूँ, वो भी सरकार की दी हुई जानकारी मैं आपको पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस पर भी आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी सारी इस वीडियो में जो भी जानकारी होती है सरकारी वेबसाइट से उठाई जानकारी होती है, ठीक है। अब स्वीकृति की प्रक्रिया क्या है, देखिए। स्वीकृति की प्रक्रिया तो वो लोग भी डिसाइड करते हैं। स्वीकृति की प्रक्रिया क्या है, मतलब आप आवेदन कर दिए, इसका ये मतलब नहीं कि आपको पैसा मिल ही जाएगा। उसके बाद वो मतलब मल्टी लेवल पे उनका वो स्क्रूटनी करते हैं कि एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्या क्या उनका बेस है, यही भी दिखाया गया है कि सबसे पहले आप जो कागजात मांगा गया है वो आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जांच वो करेंगे, ठीक है, जांच करेंगे, नोडल अधिकारी उसका जांच करते हैं। फिर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी
किया जाता है कि उसका जाँच सही पाया जाता है, ठीक है। जाँच करने के बाद से उसको ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा, मतलब जो भी है जब फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दिनांक इतना से आवेदन निगम को भेजना प्रारंभ कर देगा। ये चूंकि पुराना जानकारी है, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट है तो यही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका प्रोसीजर ये होता है, आप भेजेंगे, उसका वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपका अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये अप्रूव करने के बाद से जो प्रोसेस है वो देख लीजिए एक बार क्या क्या है। ये देखिए, ये गतिविधि क्या है अधिकतम, इसमें 15 मिनट, यहाँ इस प्रोसीजर में लगेगा 15 मिनट, मतलब MPA पे। फिर सहायक प्रबंधक जो जहाँ से मतलब आप आवेदन प्राप्त करना है, ठीक है, आवेदन जांच के लिए जो आगे भेजेंगे उनमें 15 मिनट। फिर शिक्षा विभाग द्वारा चयनित सत्यापन एजेंसी TVA के लिए 15 मिनट, सॉरी 15 कार्य दिवस, सॉरी ये मतलब यहाँ पे शिक्षा विभाग को जो नोडल पर्सन तय किया जाता है, नोडल अथॉरिटी जो तय किया जाता है, वो 15 दिन 15 वर्किंग डेज लेंगे। फिर आगे और 2 दिन लगता है, ऐसे ऐसे करके जो भी DRCC, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट का, ये भी डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, ठीक है। ऐसे ही सारा कुछ करते हुए देख लीजिए यहाँ पे लास्ट में आपका क्या है, आवेदन संबंधित प्रत्येक स्तर पर की गई कार्रवाई की सूचना आवेदक को SMS ईमेल वेब पोर्टल पर कर दी जाएगी, ठीक है। आपको ये बात एक बार बता देता हूँ, ये चूंकि तो होगा तो पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप MPA से यहाँ से अप्रूव हुआ, आपको मैसेज आ जाएगा, यहाँ से अप्रूव हुआ, पॉइंट नंबर 2 से आ गया मैं आपके पास मैसेज, 3rd से हुआ आ गया, 4th से हुआ, 5 से हुआ। अगर कहीं आपका रिजेक्शन होता है तो भी इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि आपका किसने रिजेक्ट किया, क्यों किया, ठीक है। इसका ही मैसेज आता है, क्योंकि हो सकता है आप कभी गलती कर देते हैं, ऐसा हो जाता है गलती, ठीक है। तो उसका भी जानकारी हो जाएगा। तो चूंकि जानकारी होगा तब ये होगा कि आपको पता चल जाएगा इस वजह से रिजेक्ट हुआ, तो वो गलती आप दोबारा अगर रीअप्लाई करते हैं तो आप गलती आप ना करें, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। वैसे ये आपके काम की जानकारी नहीं है कि कैसे कैसे वो पास होता है, ठीक है। अधिकतम राशि देखिए क्या है, इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण अधिकतम 4 लाख रुपए तक स्वीकृत की जाएगी। मैक्सिमम 4 लाख रुपए इसमें है, ठीक है। इस ऋण राशि पर मोरेटोरियम अवधि जो कि पाठ्यक्रम समाप्ति से 1 वर्ष तक अथवा आवेदक की नियोजित होने के अधिकतम 6 माह तक ब्याज की राशि देय नहीं होगी, ठीक है। मतलब आपका मान लीजिए 4 साल का कोर्स है, ठीक है। 4 साल के जो मतलब 4 साल बीत गया, उसके बाद 1 साल के बाद आपको ये चुकाना है, ठीक है। या फिर नौकरी लगने के 6 महीने के बाद चुकाना है, मतलब जो भी पहले हो, ठीक है। इस ऋण राशि पर सिंपल इंटरेस्ट 4% होता है, ये भी देख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट 4% इस पे लगता है। सोचिए कितना कम है। इसके अंतर्गत महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर आवेदकों को मात्र 1% सरल ब्याज की दर से, मतलब सोचिए कितना कम है, महिलाओं के लिए 1%। इसके अंतर्गत महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर आवेदकों को मात्र 1% पर, ठीक है। राशि का हस्तांतरण कैसे किया जाता है, ठीक है, या तो RTGS से होगा, नेफ्ट से होगा। ये बैंक वाले वो देख लेते हैं, बैंक वाले को जिसमें सुविधा होता है कर देते हैं, ठीक है। अगर विशेष स्थिति में ये बैंक ड्राफ्ट देते हैं, वैसे इसका बहुत कम संभावना है, मैक्सिमम वो RTGS और नेफ्ट करके दे देते हैं, ठीक है। ऋण राशि की अगली किस्तों की भुगतान आवेदक या सह आवेदक द्वारा वार्षिक परीक्षा उत्तीर्णता या अग्रणित होने का प्रमाण पत्र, जो अंक पत्र अथवा संस्थान द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र होगा, जो ऑनलाइन संलग्न करते हुए अगली किस्त के भुगतान है तो DRCC का आवेदन उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, आप पहला ईयर का एग्जाम दिए, तो पहले ईयर का एग्जाम दिए और आपको दूसरा एडमिशन लेने से कुछ प्रमाण होगा ना आपको, ठीक है। पहला एग्जाम दिए तो उसका पास हुए होंगे आप, वो सर्टिफिकेट आप ले जाकर DRCC में जमा करेंगे, उसके बाद दूसरा किस्त तुरंत रिलीज कर देंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा मैं लोग को जानता भी हूँ, इसमें कुछ लोग को मैं जानता भी हूँ जो इसका लाभ उठाए हैं। तो ये बहुत मुश्किल नहीं होता, मतलब सरल प्रक्रिया है, ठीक है। आपको आवेदन करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये सरल प्रक्रिया है। एक बार आप मतलब अगर आप एक बार आप ले लिए एडमिशन, तो दोबारा वो किस्त रिलीज होने में, तिबारा किस्त रिलीज होने में बहुत परेशान वो नहीं करते हैं आपको, मतलब वो कोऑपरेट करते हैं आपको। ऋण वापसी की प्रक्रिया जो आपको बता दिया कि समाप्ति के पश्चात, ठीक है, मतलब जो आपको अवधि दिया उसका समाप्ति के पश्चात 60 मासिक किस्तों में तथा 2 लाख से ऊपर के ऋण में अधिकतम 84 मासिक किस्तों में, ठीक है। 2 लाख रुपए तक है तो 5 साल में, और 2 लाख से ऊपर है तो 7 सालों में किया जाएगा, ठीक है। उपरोक्त निर्धारित अधिकतम से पूर्व ऋण वापसी की स्थिति में इतना प्रतिशत ब्याज दर पर छूट दी जाएगी। अब देखिए, अगर इसमें तो देख रहे हैं पहले से ही 4% है, वो भी महिलाओं के लिए 1%, ये दिव्यांग के लिए 1% ही है। लेकिन अगर आप टाइम से पहले अगर किस्त चुकाते हैं तो आपका इसमें 0.25% का आपको छूट भी दिया जा रहा है, मतलब सरकार आपको बेनिफिट बहुत दे रही है, ठीक है। तो अगर आप इसका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठाना चाहते हैं बिल्कुल उठाइए आपको, ठीक है। ये रहा, ये रिकवरी, ठीक है, ये अब हो गया। ये आपको वही योजना का प्रचार प्रसार क्या है, ये कॉल सेंटर की स्थापना, मतलब कोई डाउट है तो कैसे लेना है, ये प्रोजेक्ट, ये अभी इसके नीचे का कोई मतलब का चीज़ नहीं है, ठीक है। एक चीज़ आपके बहुत मतलब का वो बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। लिविंग एक्सपेंस वर्गीकृत शहरों में ये क्या क्या, ये देख लीजिए।
इसमें क ग्रुप शहर है, ख है, ग है, मतलब कि जिस हिसाब से खर्च होता है, मतलब सरकार ये निकाल के लाई है कि यहाँ इस जगह पे ज़्यादा खर्च होगा, इस जगह पे कम खर्च होगा, ठीक है, उसका ये वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन सा कोर्स है, ये भी देख लीजिए। चलिए एक बार ये भी देख लीजिए कि रहने जीवन यापन सामग्री के निर्धारित मानक, जैसे क में 60,000 रुपये सालाना रहता है, मतलब क वर्ग क के शहर में, जैसे ये जो ऊपर आपको दिखाया वर्ग क के शहर में, यहाँ देखिए वर्ग क के शहर, वर्ग ख के शहर और ग के शहर, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ख ख ग के शहर इस हिसाब से किया गया। तो क के शहर में 60,000 रुपये आपका, ठीक है, रहने खाने का मतलब जो हॉस्टल का किराया है। ख शहर में 48,000 और ग शहर में 36,000, ठीक है। पाठ्य पुस्तक अन्य पाठ्य सब जगह 10,000 रुपये प्रति वर्ष है, ठीक है। अब कोर्स क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, पर देख लीजिए क्या क्या है। BA, BSc, BCom ऑल सब्जेक्ट्स जो है, जैसे BSc में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। BA में हो गया इंग्लिश, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी है, मतलब ये सब चीज़ें देखा है। आलिम, शास्त्री, BCA, MCA, BSc एग्रीकल्चर, BSc LS जो लाइब्रेरी साइंसिस को बोलते हैं, होटल मैनेजमेंट है, मतलब देखिए मैक्सिमम कोर्सेज में इंक्लूड है। पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, BSc नर्सिंग, MBA, BBA, BA, BSc, MSc, BPED जिसको बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन वाला जो होता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, BSc इन फैशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ मास कॉम या मास मीडिया जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रिशन या डायटेटिक्स, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम कोर्सेज इन्वॉल्व है, आप देख लीजिए सारे कोर्सेज। ये लगभग ये 42 दे रखा है, लेकिन 42 ज़्यादा होगा, क्योंकि अब देखिए यही देख लीजिए ऑल सब्जेक्ट्स में BA में तो इसमें बहुत सारा आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको दे पाया हूँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सारी जानकारी, ठीक है। और ये अपडेटेड जानकारी है, बिल्कुल रिसेंट जानकारी है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से योजना से, ठीक है। चूँकि हर साल इसमें जानकारी में कुछ नहीं बदलता है, जानकारी में वही रहता है। चूँकि ये जब जानकारी लागू तो उसमें ये दिया होगा, उसने लक्ष्य निर्धारित दिया होगा, तो जानकारी का ये गाइडलाइन जो है सेम ही रहता है। इसमें चेंज क्या होता है कि वो टारगेट बदल देते हैं, जैसे 5 लाख लड़कों का देंगे, मतलब 5 लाख छात्राओं को छात्रों को लोन देंगे, ठीक है। इसमें मेजर चेंजेज वो नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब इसका पूरा प्रारूप नहीं बदल देंगे एक ही बार, ठीक है। प्रस्तावना जो रहेगा ये सब सेम ही रहता है, लक्ष्य सेम ही रहेगा, लक्ष्य बदल जाएगा, मतलब लक्ष्य का मतलब जैसे यहाँ 1 लाख देंगे तो 2 लाख कर देंगे, 3 लाख कर देंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। जैसे देंगे ज़्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो रहा है, अगर उनको लग रहा है कि स्टूडेंट इससे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात है और करेंगे इसको, ठीक है। पात्रता भी लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में सारी आपको जानकारी अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट लेना है। इस चैनल पर मैं बहुत मतलब हर चीज़ से जुड़ी अपडेट करते रहता हूँ, सरकारी स्कीम्स को जिसका फ़ायदा उठा लीजिए आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर एक बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।